बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आज हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो पाकिस्तान में इसकी मुख्तलिफ ऑर्डिनेंसेस आई हुई हैं, लाइक ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस, कॉपीराइट ऑर्डिनेंस, इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है इंशाल्लाह। तो आइए सबसे पहले हम इसका लिटिल इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? एनी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो आपका जहन उस प्रॉपर्टी को बनाए, लाइक कोई फार्मूला बनाते हैं, लाइक आप कोई इन्वेंशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। एनी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी बाय क्रिएशन ऑफ माइंड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। सो कोई भी प्रॉपर्टी जिसको बाय द क्रिएशन ऑफ माइंड, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर उसको हम लॉ के जरिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आपको क्या करता है? उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है कि प्रोटेक्ट राइट्स, आपको जो बिजनेस है उसको प्रमोट करे और जो एडमायर करे किसको? ऑनर को। अब देखिए, एक बंदा है, उसने कोई इन्वेंशन की है, उसने उस पर बड़ा काम किया, 7-8 साल काम किया किसी भी चीज़ पे, फिर किसी एक कंक्लूजन पे निकला है और कंक्लूजन पे पहुंच कर उसने कोई चीज़ इन्वेंट की है। अब अगर वो उसका उससे सही तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकता है तो फिर लोग तो इन्वेंशन करना ही बंद कर देंगे ना। लाइक जैसे आपको कॉपीराइट मिलता है तो वो कुछ उसका भी टाइम होता है, पेटेंट आपको मिलता है तो उसका कुछ टाइम होता है, तो पूरे पूरे टाइम के लिए आपको वो दिए जाते हैं ताकि आप उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें और फिर ताकि आप दूसरे लोगों को इंकरेज करें कि वो ऐसी इन्वेंशंस करते रहें। आईपी कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। अब देखो, इंटेंजिबल क्रिएशन क्या आ जाता है? इन्वेंशन, डिजाइन, लोगो, आइडिया। कोई भी आप चीज इन्वेंट करते हैं तो हम क्या कहते हैं? इंटेंजिबल क्रिएशन। और वो कोई क्या बन जाती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और वो किस चीज का नतीजा होती है? ह्यूमन इंटेलेक्ट का रिजल्ट होती है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आईपीज कौन से होते हैं? अब जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को जिसने इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किया गया है वो कौन कौन सी है? वो है ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट। और भी बहुत सारी हैं लेकिन ये मेन मेन है, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए, डिजाइन डिजाइन में सिर्फ शेप आ जाता है। डिजाइन में क्या आता है? सिर्फ शेप आता है। जो इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है उसमें शेप, लोगो, कंपनी का नेम, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, आप देखो आईपी ये पाकिस्तान का एक्ट है 2012 का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2012। अब इसके जरिए आपके फिर मुख्तलिफ रजिस्ट्रार के ऑफिस बनाए गए हैं, मुख्तलिफ ऑफिस बनाए गए हैं जिसमें आप जाके अपना ट्रेडमार्क, अपना कॉपीराइट, अपना पेटेंट वगैरह रजिस्टर करवा सकते हैं। अब देखें, जब आपने एक चीज़ इन्वेंट कर दी, आपने कोई चीज़ लिख दी, अब आप उसको क्या चाहते हैं कि आपको उसको कॉपीराइट मिले। अब अगर कॉपीराइट आपको मिल गया है, उसके बाद आपके वो कोई और बंदा उसको यूज़ कर रहा है, कोई और बंदा उसको यूज कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास क्या राइट्स है, क्या रेमेडी है? तो आपके पास जो रेमेडी है, जो आपको आईपी ट्राइब्यूनल देता है, वो दो किस्म की है। एक, आपने एफआईआर करवानी है और दूसरा क्या करना है? सिविल सूट। मतलब या आप एफआईआर की तरफ जा सकते हैं या आप सिविल सूट की तरफ जा सकते हैं। तो आपको मिलना क्या है उसमें से आपको सिर्फ डैमेजेस मिलने हैं। जो इन्फ्रिंज कर रहा है उसको कोई पनिशमेंट, प्रिजन वगैरह कुछ नहीं होना। और उसको कोर्ट ये डायरेक्ट करेगी कि आपने वो इन्फ्रिंजमेंट को रोक देना है। बंदा कोर्ट जो इन्फ्रिंज कर रहा होगा वो कोर्ट नहीं जाएगा, वो जेल नहीं जाएगा। उससे आप क्या लेंगे? उससे डैमेजेस, जो आपको नुकसान हुआ है, उसने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से आपको उसका हिस्सा मिलेगा। और उसमें से टू स्टॉप इन्फ्रिंजर को स्टॉप। हमने आईपीओ डिस्कस किया था। आईपीओ डील करती है जनरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। अब हमने स्पेसिफिक डिस्कस करना है, हमने ट्रेडमार्क डिस्कस करना है, हमने पेटेंट डिस्कस करना है, हमने कॉपीराइट डिस्कस करना है। अब जो ट्रेडमार्क होती है वो क्या होती है? कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी सिंबल। वर्ड, फ्रेज, सिंबल जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करे उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क कहते हैं। और या आपके किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी सिंबल शो करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब जैसे देखें, आईफोन है, जो एप्पल का लोगो है वो आईफोन को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज द ट्रेडमार्क ऑफ द एप्पल। और जो कलर है, दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द ट्रेडमार्क। अब जैसे जो कायनात बस सर्विस है उसका ग्रीन है, डाइवो है उसका वाइट एंड ब्लू है, अब देखिए, कोई शेप्स होती हैं वो भी ट्रेडमार्क में आ सकती हैं। जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला की बोतल है, उसकी अपनी शेप है, और जो स्प्राइट है उसकी अपनी शेप है, और जो दूसरी बोतल है उसकी अपनी अपनी शेप्स होती हैं। तो दिस वाज द सिंपल एंड बेसिक इंट्रोडक्शन टू द ट्रेडमार्क। अब हम जाते हैं ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस की तरफ। जो सेक्शन पहले वाले सेक्शन से वो डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। अब इधर ऑर्डिनेंस से जाने की तरफ से पहले हमने गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में इसका जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 12 में बताया गया है वो हमने डिस्कस करना है। अब जब भी आप जाते हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए, तो आप पहले जाके बताते हैं रजिस्ट्रार को कि दिस ट्रेडमार्क वी आर गोइंग टू रजिस्टर फॉर द गुड्स, फॉर द सर्विसेज और फॉर द बोथ। अब देखें, जैसे उबर की क्या कहते हैं, हम ऑनलाइन कैब बुक करते हैं, तो व्हाट
what is that? This, they are also providing us the service and also providing us the goods. So this is called goods and services together. When आप जाते हैं कहीं भी किसी भी कंपनी में, वो सिर्फ आपको क्लॉथ्स मतलब बना के देता है या कोई और चीज बना के देता है, इट इज प्रोवाइडिंग यू गुड्स। आप जैसे आप किसी वकील के पास जाते हैं, ही इज प्रोवाइडिंग यू हिज सर्विसेज। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो वकील कोई बनाएगा तो वकील क्या करेगा, वो अपनी सर्विसेज के लिए उसको रजिस्टर करवाएगा ट्रेडमार्क को, और जो कोई कंपनी बनाएगी जो क्लॉथ्स की कंपनी होगी वो अपने गुड्स के लिए करवाएगी। और जैसे उबर टाइप की कोई भी कंपनी होगी, अब देखो कोई सीमेंट कंपनी होती है या कोई और कंपनी होती है या ब्रिक्स कंपनी जो भी होती है, वो खुद ब्रिक्स बनाती भी है, ठीक है, मतलब वो गुड्स भी सप्लाई करती है, और उसके साथ साथ वो उसको ट्रांसपोर्ट मतलब आपके एड्रेस जब देखे जाते हैं वहां पे पहुंच जाती है। तो दैट इज कॉल्ड आल्सो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। तो आप क्लासिफाई करना है कि आप गुड्स के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर करना जा रहे हैं या सर्विसेज के लिए या दोनों के लिए। दिस इज द सेक्शन 12 ऑफ द ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001। उसके बाद जो आईपीओ हमने पढ़ा था उस 2001 के तहत ये जो रजिस्ट्री होती है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री बनाई गई थी। अब हर एक प्रोविंस में अलग अलग से रजिस्ट्री बनाई गई है ट्रेडमार्क के लिए। तो सिंध वाला बंदा इस्लामाबाद नहीं आएगा या बलूचिस्तान वाला बंदा भी इस्लामाबाद नहीं आएगा, वो अपने सूबे में जाएगा, वहाँ पे जो रजिस्ट्री ट्रेडमार्क की वहाँ पे अपना ट्रेडमार्क जाकर रजिस्टर करवाएगा, और वहाँ पे सारा का सारा जो भी रिकॉर्ड होता है ट्रेडमार्क का वहाँ पे रखा जाता है। Whenever there is an infringement of your right, तो आप कहाँ पे जाते हैं, आप जाते हैं आईपी ट्राइब्यूनल में। आप जब आईपी ट्राइब्यूनल में आते हैं, जो भी उसका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, जो भी उसका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अब वो आपको बताएगी सही कि आपने अगर उसमें से कोई चीज कोई वर्ड निकालना है सेक्शन 5 ऑफ द ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस, वो आपको बताएगा कि आपने कोई चेंजेस करनी है, आपने कोई यूज करना है, आप कैसे यूज करेंगे विद रिलेशन टू द गुड्स, और मतलब आपने जो भी ट्रेडमार्क इस्तेमाल करना है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो आपको कहते हैं सेक्शन 5 बताएगा ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस का। उसमें कोई चेंजिंग करनी है, कोई आपने आपने कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया हो जिसमें डबल लेटर आते हैं कोई भी, तो आपने उनमें से किसी को निकालना हो तो यू कैन डू दैट अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस। अब चैप्टर 2 शुरू होता है जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के साथ साथ जो बाकी ऑफिसर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट वो सेक्शन 7 डील करता है। अब फेडरल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। दिस इज द पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द रजिस्ट्रार, और फिर उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश करती है। तो रजिस्ट्रार कैसे कौन अपॉइंट करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद व्हाट आर द पावर्स ऑफ द रजिस्ट्रार, ही कैन रिव्यू एनी मैटर, कोई मैटर उसके बाद आता है वो उसको रिव्यू कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वो कोई इसके बाद एक ट्रेडमार्क फ्रॉड के जरिए उसके पास रजिस्टर करवाया गया है तो वो उसको विथड्रॉ कर सकता है, या वो ट्रांसफर ऑफ केसेस, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द रजिस्ट्रार। तो वो भी किसी भी कहाँ पे भी अपने जो केसेस उसके बाद आते हैं वो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकता है। तो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द रजिस्ट्रार। सेक्शन 10 रजिस्ट्रेशन रजिस्टर ऑफ द ट्रेडमार्क। अब देखें उसका रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, जो ट्रेडमार्क है उसका रिकॉर्ड आज पहले तो उसका रजिस्टर हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या है उसको डिजिटली उसका रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है, रिकॉर्ड बुक होता है या एंटिटीज होती है ट्रेडमार्क की। अब जो एंटिटीज होती हैं सेक्शन 11 आपको बताएगा, जो एंट्रीज आपने उसमें करवाई है ट्रेडमार्क रजिस्टर में, अब वो एज द एविडेंस विद द अटेस्टेशन ऑफ द रजिस्ट्रार आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं, आप उसको एज द एविडेंस पेश कर सकते हैं। और ये रजिस्टर किसके पास होता है, रजिस्टर इन द पोजीशन ऑफ द रजिस्ट्रार। सेक्शन 12 हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं हम, और ये सेक्शन 9 है, दिस इज वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की बात कर जो हमने इसकी कर दिया यहाँ से, तो हमने उसको ऊपर डिस्कस कर लिया था कि हर एक सूबे में अलग अलग से ट्रेडमार्क रजिस्ट्री बनाई गई है। अब सेक्शन 13 है, अब ये समझने की बात है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन डन वंस इन द हिस्ट्री। अब जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होती है कि भाई ये फलानी सर्विसेज होंगी, ये लीगल सर्विसेज होंगी, ये गुड्स होंगी, ये क्लॉथेज होंगी। अब क्लॉथेज में आगे कौन सी कैटेगरीज आएंगी वो सारा का सारा बना दिया गया हिस्ट्री में, फिर उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आती रहती हैं, और उस ऑफिशियल इसको अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो इंडेक्स है उसको ऑफिशियल गजट वगैरह में पब्लिश किया गया है। अगर उसमें कोई भी डिस्प्यूट आता है कि भाई वो जो बालिका का बंदा आता है उसको रजिस्टर करवाने के लिए, वो कहता है नहीं ये जो मेरी सर्विसेज नहीं है, गुड्स हैं या मेरी फलानी सर्विसेज हैं, तो वो उसमें से कोई जो रजिस्ट्रार फैसला देगा वही फैसला हतमी होगा और बाइंडिंग वही होगा। और एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ ट्रेडमार्क।
अब कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है जहाँ पे आपने आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जहाँ पे आपका डिवाइड, मतलब जो आम इस्तेमाल में होने वाला क्या कहते हैं लोगो होता है, वो अगर आप इस्तेमाल करें, जैसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी का लोगो होता है, वो हर बंदा अपनी असाइनमेंट में कर रहा होता है, हर बंदा जो रिसर्च कर रहा होता है वो भी उसके साथ लगा रहा होता है। तो ऐसा बंदा, ऐसी चीज जो डिवाइड हो, मतलब किसी भी डिस्टिंक्शन से, उसे आप नहीं रख सकते अपना ट्रेडमार्क। या आप सिर्फ नाम दे देते हो, भाई मेरे ट्रेडमार्क का नाम ये होगा। अब आप नहीं बताते कि वो गुड्स होंगी, वो सर्विसेज होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत होंगी, तो उस ग्राउंड पे भी आपका ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो सकता है। दिस इज द एब्सोल्यूट ग्राउंड। ओके, तीसरा है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब जैसे हम कहते हैं ना कि जो कोयटा वाले कैफे इस्लामाबाद में या पिंडी में बहुत सारे बने हुए हैं, तो हर एक गली से एक गली छोड़कर दूसरी गली में कोयटा कैफे होते हैं। सो दे कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होती हैं, उनको आप एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान में तुर्किश रेस्टोरेंट के नाम से कोई बहुत सारे रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, तो वो भी आप ट्रेडमार्क उनका रजिस्टर नहीं कर सकते। सो जो सेक्शन इसका 15 है, वो मैं पहले डिस्कस कर लिया है कि जो कलर होता है ना, उसको भी आप एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। सो ये था सेक्शन 15 तक। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, वो है केमिकल कंपाउंड नेम्स बेड। अब जो केमिकल कंपाउंड के नाम होते हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते, कैसे डेटॉल कैसे बना या उसमें से कौन से केमिकल इस्तेमाल हुए, वो हमने इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, लेकिन जो डेटॉल लिक्विड है, वो डेटॉल लिक्विड इज रजिस्टर्ड एज अ ड्रग। तो वो केमिकल कंपाउंड के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, वो रजिस्टर्ड एज अ ड्रग के नाम पे रजिस्टर्ड किया गया है। अब जो रिलेटिव ग्राउंड्स होते हैं, पहले हमने पढ़े थे एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर द रिफ्यूजल, अब आते हैं रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर द रिफ्यूजल। इसका मतलब ये है कि आपको ये वापस कर दिया जाएगा, आप कहा जाएगा कि भाई आप इसको सही करके हैं या अमेंड करके हैं। अब जैसे कोई एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड कोई ट्रेडमार्क पड़ा हुआ है, उसे आप कहते हैं अर्लियर ट्रेडमार्क। अर्लियर ट्रेडमार्क मीन्स कोई रजिस्टर्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है ट्रेडमार्क। और उसके बाद सिमिलर ट्रेडमार्क या आइडेंटिकल ट्रेडमार्क, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हुआ पड़ा है, तो वो रिलेटिव ग्राउंड्स बन सकते हैं आपके रिफ्यूजल फॉर द ट्रेडमार्क के। उसके बाद अब हमने आपको अब डिस्कस करना है पूरा प्रोसीजर कि जो ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है उसका क्या होता है। ये तो बिल्कुल सिंपल, जो ना पहले इंट्रोडक्शन दिया गया था, उसके लिए बेसिक एक मैप बनाया गया था। अब हम जाते हैं कि ट्रेडमार्क को रजिस्टर हम कैसे करेंगे। ट्रेडमार्क के लिए पहले सबसे पहले आपने एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर आपकी वो डेट ऑफ फाइलिंग, जो आप डेट होती है फाइलिंग की, उसको देखा जाता है। उसके बाद जो सेक्शन 28 आप उसका एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद फिर उसकी पब्लिकेशन होती है। अगर कोई अपोजिशन आती है तो फिर अपोजिशन को सुना जाता है। फिर अगर वो सेटिस्फाई होती है, अगर नहीं होती, जिसके हक में फैसला आएगा, वो फिर उस हिसाब से आगे हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे या नहीं करेंगे, वो फिर उसके बाद तय किया जाता है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 22, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। अब वो क्या देनी है आपने, जैसे एक 22 में पूरा बताया गया है कि आपने एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ शामिल करनी है। सबसे पहले आपने जो रिक्वेस्ट है रजिस्ट्रेशन की, आपने रिक्वेस्ट करनी है। उसके बाद जो आपका नेम एंड एड्रेस है बिजनेस का, आपने वो बताना है कि भाई मेरा नेम ये होगा, मैं फलाने सिटी में करूँगा, उसका एड्रेस ये है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स आपने करनी है। अगर किसी आप एजेंट को भेज रहे हैं तो एजेंट की एड्रेस वगैरह, उसका नाम वगैरह आपने वो बता देना है इन द रजिस्ट्रेशन। और उसकी एक फीस होती है वो जो आपने पे करनी है। जब आपने ये काम कर लिया और जब आप रजिस्ट्रार के पास चले गए और रजिस्ट्रार ने पूरी पूरी देखा, उसने ये जो सारे आपने ऊपर 22 में प्रिस्क्राइब मैनर था, आपने उसको कंप्लाई किया है और उसके मुताबिक आपने पूरी की पूरी एप्लीकेशन को सही फिल किया है, तो उसके बाद आपकी रजिस्ट्रार उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो दैट डेट, जिस दिन वो उसको मुकम्मल एक्सेप्ट कर लेगा, दैट डेट, वो जो डे होता है उसको हम कहते हैं डेट ऑफ फाइलिंग। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क। अब इसको इस वजह से गिना जाता है क्योंकि उसके बाद कुछ टाइम दिया जाता है जब तक आपने अपने ट्रेडमार्क को पूरा का पूरा रजिस्टर कराना होता है। अब उसके बाद सेक्शन 27 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। अब देखें, ये फिर इस एप्लीकेशन क्या होती है, एग्जामिनेशन होती है कि भाई उसमें कोई फिला है, उसमें कोई शॉर्ट कमिंग है, उस जैसा कोई अर्लियर ट्रेडमार्क नहीं है। मतलब ये एक ऑफिशियल काम है, या ऑफिशियल काम होता है, ऑफिशियली काम होगा, ऑफिस वर्क है, तो ये ऑफिस में काम होगा। जो भी आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दे रहे हैं उसको वो एग्जामिन किया जाएगा। उसमें अगर कोई पर्टिकुलर मिसिंग है, उसमें अगर उस जैसा कोई अर्लियर ट्रेडमार्क मौजूद है, हो सकता है ऊपर रजिस्ट्रार से मिस्टेक हो गई हो, तो हो सकता है वो बाद में उसको ढूंढ लो उस मिस्टेक को, अपने आइडेंटिफाई कर लो उस मिस्टेक को, तो वो उसको उस टाइम एग्जामिन करके उसको वापस दे सकता है और उसको दोबारा रेक्टिफाई करने के लिए कह सकता है। अब सेक्शन 28 है पब्लिकेशन, अपोजिशन, प्रोसीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन। अब ये एक, अब जैसे आप ये एग्जामिनेशन हो गया एप्लीकेशन की और वो जो एग्जामिनर है वो सेटिस्फाई हो गया, अब क्या होगा, अब वो उसको पब्लिक करेगा। अब उसको आम पब्लिक के लिए उसको पब्लिश करेगा। जब वो पब्लिश की जाती है
फिर एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर अगर अपोजिशन कोई फाइल होती है तो फिर उस अपोजिशन को सुना जाएगा कि हाँ भाई आपको कौन से इसमें मतलब क्या मसला है। लाइक वो फिर आएगा बताएगा जो बंदा अपोजिशन फाइल कर रहा है कि भाई ये ट्रेडमार्क मेरा है, या ये ट्रेडमार्क इसने मेरा चोरी किया है, या ये इस ट्रेडमार्क इसका ये इसका मालिक नहीं है। मतलब कोई भी वो ग्राउंड लेके आ सकता है, जो भी ग्राउंड 29 में सेक्शन 29 में मेंशन है उनमें से कोई ग्राउंड लेके आएगा तो उसकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अब या तो ये होगा, या फिर क्या होता है जब उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो किसके हक में फैसला आ गया, जिसने अपोजिशन फाइल की थी। अब अगर जो अपोजिशन ने फाइल की है वो अपनी एप्लीकेशन विदड्रॉ कर लेता है, अपोजिशन एप्लीकेशन विदड्रॉ कर लेता है सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, फिर क्या होगा, फिर जो जिसने ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन दी थी उसके हक में फैसला आएगा। अब जो सेक्शन 33 है वो कहता है रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब जब ये सारा 22, 23, 27, 28, 29, 31 के मरहल से गुजर के जब आती है एप्लीकेशन, फिर उसको क्या मिलती है, रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। अब रजिस्ट्रेशन में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आपको एक जो देखते हैं कि सारा का सारा आपकी सारी पीछे सारी चीज़ें प्रेजेंट है, मौजूद हैं उसमें एप्लीकेशन में, और अकॉर्डिंग टू द लॉ है तो आपको रजिस्ट्रेशन आपका ट्रेडमार्क क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। तो उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में मेंशन है, आप वो पढ़ लें। उसके बाद सेक्शन 34 कहता है रिन्यूअल। अब जो ड्यूरेशन होती है ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर हो गया, उसके बाद आपके पास 10 साल तक वो ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। 10 साल तक कोई उसे आम और बंदा यूज नहीं कर सकता। आप फर्दर आप उसको 10 साल के लिए रिन्यू करवा सकते हैं विद द एप्लीकेशन। अगर आप रिन्यू नहीं करवाते तो आपका ट्रेडमार्क क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका ट्रेडमार्क कैंसिल हो जाएगा। अब अगर कोई आपका ये ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज करता है तो आप जाएंगे कोर्ट, आईपी ट्राइब्यूनल जाएंगे, तो वो आपको सिर्फ दो रेमेडीज दे सकते हैं कि वो आप कंपनसेशन दे सकते हैं, या आपको उसको इन्फ्रिंजर जो होता है उसको मना करेंगे कि भाई आपने आज के बाद ये वाला जो इसका ट्रेडमार्क है वो यूज़ नहीं करना। अब जितनी देर उसने इस्तेमाल किया है, ठीक है, उसको हम देखेंगे उसने प्रॉफिट कितना कमाया है, ठीक है, उसके ट्रेडमार्क यूज करने की वजह से उसको कितना नुकसान भरना पड़ा है, लाइक उसको कितना मेंटल पेन हुआ है, वो कोर्ट आया है, कोर्ट गया है, तो वो उसको कंपनसेशन में पे कर दिया जाएगा। सब बाकी सारी चीज़ें तो डिटरमाइंड है कि भाई उसने कितने साल के लिए कितने अर्से के लिए इस्तेमाल किया अपना वो ट्रेडमार्क, और उसके साथ उसको मुनाफा कितना हुआ है, और जो मेंटल पेन होता है वो फिर कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। थैंक यू।